स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स की जो क्लासेस हैं मैं ऑलरेडी वन शॉट में प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। बायो के भी सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना जरूरी है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जो मैटर होते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस, या प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब जो प्योर मैटर होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इनमें क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं। इम्प्योर में मिक्सचर आते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर, अब इम्प्योर सब्सटेंस आपको इसमें नहीं पढ़ना, उसको साइड में रखिए। प्योर सब्सटेंस के अंदर आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, पहले कंपाउंड की बात कर लूं मैं। कंपाउंड जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, जिसको हम पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं इनको तीन ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, तीसरा है मेटलॉइड्स। अब जो मेटल्स होते हैं आपके ना, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, मेटलॉइड के बारे में नहीं। मेटलॉइड का मतलब होता है मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की हो, कुछ नॉन मेटल्स की हो, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। लेकिन यहां पर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी तक 118 एलिमेंट्स नॉन है, 118 केमिकल एलिमेंट्स नॉन है अभी तक। तो यहां पर एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी तरीके से नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे, बेसिक टू एडवांस। तो आपको क्लास को एंड तक देखना है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका स्किप ना हो और हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो हर वक्त की तरह, हर टाइम की तरह, बिना टाइम को गवाए हम अपनी पहली और इंटरेस्टिंग स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आइए पहली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक एसिड्स, एक होता है बेसिस और एक होते हैं सॉल्ट्स। तो यहां पर हम कंपाउंड्स की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो है इनको तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, तीसरा है मेटलॉइड्स। इस चैप्टर के अंदर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बेसिकली पढ़ना है। तो यहां पर देखिए, जो मेटल्स होते हैं उनके यहां पर एग्जांपल हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया और कैल्शियम हो गया। नॉन मेटल में जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और फॉस्फोरस हो गया। और मेटलॉइड जैसे बोरोन हो गया, आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के और मेटलॉइड्स के। अभी आगे हम और भी एग्जांपल्स बताएंगे। तो यहां पर इसके बाद आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आते रहेंगे। तो यहां पर एक टर्म है आपका मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला, ठीक है। मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल्स होते हैं ना, ये मैलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। और इनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी मेटल जैसे ये कोई मेटल है और इसको आपने हथौड़े से, हैमर से पीटा, बीट किया, और ये मेटल बीट कर करके इस तरीके से आपने इसको चपटा बना दिया। क्या बना दिया, चपटा बना दिया, फ्लैट कर दिया, एकदम थिन शीट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं और इस मेटल को हम बोलेंगे मैलिएबल, ठीक है। तो मैलिएबल मींस विच कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट, है ना। थिन शीट में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना उसको तोड़े। इस बात को ध्यान रखना, बिना उसको तोड़े आपने उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया। जैसे आपने सिल्वर फॉइल देखी होंगी, है ना, सिल्वर की फॉइल आपने देखी होंगी मार्केट में। आप सिल्वर फॉइल का यूज किस में करते हो,
फूड वगैरह पैक करने में करते हो ना, कितनी पतली सी शीट होती है वो। तो देखिए कितनी मैलेबल मेटल होती होगी आपकी सिल्वर, इसीलिए इतनी पतली सी शीट उसकी बन रही है। ठीक है। डक्टाइल, डक्टाइल भी मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। जो मेटल डक्टाइल होती है ना, उनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। डक्टाइल मींस विच कैन बी स्ट्रेच्ड, है ना, या ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर। यहां पर मेटल को खींच करके आप लंबी वायर में उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहां पर आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां पर आप उसको स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए तो आपने एल्युमिनियम की वायर देखी होंगी, कॉपर की वायर्स देखी होंगी, क्योंकि उनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो डक्टाइल होती है। ठीक है। ब्रिटल का मतलब होता है, जैसे ब्रिटल वर्ड जो है ना, ये नॉन मेटल के लिए आएगा, है ना, मेटल और मेटल्स के लिए नहीं आएगा, नॉन मेटल्स के लिए आएगा। नॉन मेटल्स को जैसे ही आप बीट करोगे हैमर वगैरह से, तो ये छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। क्योंकि क्या होते हैं, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग आर स्ट्रेचिंग। समझ आया। अब यहां पर एक चीज और समझनी है आपको, नॉन मेटल ब्रिटल होती है, लेकिन सारी नॉन मेटल्स ब्रिटल नहीं होती, क्योंकि नॉन मेटल्स आपको पता है सॉलिड फॉर्म में भी होती है, लिक्विड भी होती है, जैसे ब्रोमीन एक लिक्विड है, और गैस भी होती है, गैसेस भी होती हैं। ठीक है। तो इन तीनों फॉर्म्स में आपको नॉन मेटल मिलेंगे। लिक्विड नॉन मेटल और गैसियस नॉन मेटल्स जो होंगे ना, उनको आप तोड़ नहीं सकते हो। आप गैस को कैसे तोड़ोगे, है ना। तो लिक्विड नॉन मेटल्स एंड गैसियस नॉन मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, बट सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ओके। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पर देखिए ये कॉपर वायर है, कैसे बना भैया ये, क्योंकि इसमें डक्टिलिटी है और ये एक थिन शीट में कन्वर्ट हो गया यहां पर आपका मेटल हथौड़े से पीट करके। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब यहां पर हम मेटल्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं भाई, मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स क्या फॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एल्युमिनियम आयंस मींस Al3+। ठीक है। Al3+ का मतलब क्या हुआ भैया, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है। इसलिए इस पे 3+ चार्ज आ गया। क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपने अगर 9th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है। तो ये इसकी सबसे आउटर मोस्ट शेल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी से आपकी फिर वैलेंसी निकलती है। तो इस आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेयर हैं, सिंगल हैं। अब अगर आप एल्युमिनियम को ऐसे लिखते हो तो 1, 2 और 3। ठीक है। ये 3 हमने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भर दिए। तो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, अपने में से डोनेट कर सकता है, इसीलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया। तो जो डोनेट करता है उस पे प्लस चार्ज आता है, जो एक्सेप्ट करता है उस पे माइनस चार्ज आता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उसको भी हम मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, जिंक, टिन, लेड, मरकरी, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सारे आपके किसके एग्जांपल्स हैं बच्चों, मेटल्स के। नॉन मेटल्स के केस में जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 8 होता है, तो 2 6 में टूट जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन लिखा 1 2 3 4 5 6, ये पेयर में है और ये भी पेयर में है। ये दोनों क्या है, अनपेयर है, मतलब सिंगल है। तो इसके जो वैलेंस शेल है, मतलब आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मतलब पेयर में नहीं है, मतलब जोड़े में नहीं है, मतलब 2 इसकी क्या है, वैलेंसी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है यहां से। ठीक है ना। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी -2 होगी, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए इसको 2 और चाहिए, 2 एक्सेप्ट कर लेगा तो O2 माइनस में क्यों आई वैलेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया, गेन किया। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव
ions by gaining or accepting electrons. For example, oxygen forms negatively charged oxide ions. Non-metals are known as electronegative elements. Non-metals को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होता है आपका? प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इसको आपको इन डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना है। हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शनल केस है, इस पर पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको हम आगे की स्लाइड में डिस्कस कर देंगे। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मेटल्स और नॉन मेटल को डिफाइन करने के बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया फिजिकल अपीयरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो आप क्या बताओगे कि आपकी हाइट इतनी फिट है ना, आपकी लेंथ कितनी है, आपकी वेट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका कलर कैसा है, गोरा है, सांवला है ना, काला है, किस तरीके। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्वेबल फीचर्स जो होती हैं, जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहां पर मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको यही आंसर वहां पे लिख देना है। ठीक है, तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है भैया हार्डनेस, कि जो मेटल्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। और जो हार्ड वर्ड है ना, ये सॉलिड के लिए डिफाइन किया जाता है। किसके लिए डिफाइन किया जाता है? सॉलिड के लिए। कौन सा वर्ड? हार्ड। हार्ड इज डिफाइंड फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं जनरली। एक्सेप्शन यहां पर है सोडियम, पोटाशियम और लिथियम। ये तीन मेटल्स ऐसी हैं बच्चों जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है ना, उनको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। किसको? सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को। ये तीनों आपको याद रखने, सीधा क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहां पर, डायमंड, हीरा, जो कि एक कार्बन का एलोट्रॉप है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। ये दोनों कार्बन की फॉर्म्स है, लेकिन यहां पर डायमंड जो है ना, केवल डायमंड एक नॉन मेटल है। ठीक है, एक नॉन मेटल है और ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है। और ये इतना हार्ड होता है कि इस अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई है तो वो है आपका डायमंड। देखो कितनी सरप्राइजिंग ये बात है कि देखिए ये एक नॉन मेटल है और उसके बाद भी ये सबसे हार्ड है, मतलब मेटल से भी ये ज्यादा हार्ड होती है। ये एक्सेप्शन है इसका। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। ओके, तो यहां पर डायमंड को आपको याद रखना है। ठीक है, डायमंड क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ये आपको याद रखना है। लस्टर का मतलब क्या होता है भैया? शाइन होता है। शाइन यानी चमक। ठीक है ना, जो आपकी मेटल्स होती है ना, ये लस्ट्रस होती है, मतलब चमकीली होती है। अब लस्ट्रस ये क्या है भैया? जब किसी मेटल की सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से, ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन, जो मेटल्स होती है वो चमकने लगती है। ठीक है ना, उसी को हम लस्ट्रस बोलते हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं भैया? लस्ट्रस होती हैं, चमकीली होती है इनकी सरफेस। और नॉन मेटल्स जो होती है नॉन लस्ट्रस होती है, मतलब क्या होती है? डल होती है, ये चमकती नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है आपका आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट जो कार्बन का एक फॉर्म है। जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल की जो लेड होती है उसको लेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ये बोला जाता था पहले कि उसकी जो कोर होती है ना वो लेड की बनी हुई है, लेकिन बाद में पता चला वो दैट इज नॉट लेड, वो किसका फॉर्म है? वो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है, एक फॉर्म है, एक उसका रूप है। ठीक है ना, ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है वो हल्का सा क्या होता है? चमकता है, आपने देखा होगा, जो पेंसिल का जो कोर होता है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? लस्ट्रस होती है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको आपको याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना। मेलेबिलिटी, मैंने बताया मेलेबिलिटी मतलब क्या? एबिलिटी ऑफ मेटल्स
टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, है ना, पीट पीट करके आपने उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, उसको मैलेबिलिटी कहते हैं और ऐसे मेटल को मैलेबल मेटल बोलते हैं। जनरली मेटल्स मैलेबल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, मरकरी और जिंक। मरकरी तो आपको पता है लिक्विड स्टेज में होती है, मरकरी जो होती है लिक्विड स्टेट में होती है, और जिंक को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखते हो यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर रखते हो तो रूम टेम्परेचर पर जिंक जो होता है ये मैलेबल नहीं होता है, ब्रिटल होता है। मतलब अगर आप इसको हथौड़े से मारोगे तो टूट जाएगा, छोटी छोटी पीसेस में जिंक के ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, समझ आया। हाँ, अगर आपको इसको मैलेबल बनाना है तो इसके टेम्परेचर को आपको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, यहां पर वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, जो मरकरी होती है वो डक्टाइल नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ये आपकी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होती है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर जो होते हैं, कार्बन आपको पता है नॉन मेटल है, तो कार्बन के जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डक्टाइल होते हैं, उनसे आप वायर बना सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पर एक बेसिक सी बात मैं बता देता हूं कि जो मोस्ट मैलेबल मेटल है, जो मोस्ट मैलेबल मेटल है वो है आपकी गोल्ड। क्या है, गोल्ड। इससे इसीलिए ज्वेलरी वगैरह बनती है, किसी भी आकार की ज्वेलरी शेप की आप ज्वेलरी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, मैलेबल होता है। कितनी भी पतली शीट आप इसकी बना सकते हैं, है ना। आपने गोल्ड की फॉइल भी देखी होंगी शायद, है ना, गोल्ड की पन्नियां इस तरीके से। तो ये बहुत 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 ज्यादा क्या होता है, मैलेबल होता है, और इतना मैलेबल होता है कि सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल जो होती है वो क्या होती है, गोल्ड। ठीक इसी तरीके से सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल भी क्या होती है, गोल्ड होती है। भैया ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। वैसे सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होती है आपकी प्लेटिनम। अगर आप गूगल करोगे तो प्लेटिनम आपको राइट आंसर मिलेगा। ठीक है ना, प्लेटिनम सबसे, प्लेटिनम 1 ग्राम प्लेटिनम से कई किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो आप, वायर बना सकते हो, इतनी ज्यादा डक्टाइल होती है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है भैया कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर में क्या लिखना है, गोल्ड ही लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मैलेबल मेटल। क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग आप 2 किलोमीटर लंबी वायर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है इतना। तो ये चीज मैंने यहां पर आपको बताई। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सोनोरिटी। देखो, सोनोरिटी मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस साउंड, टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जैसे मंदिर की घंटियां या स्कूल में जो घंटियां बेल आपकी बजती है, उसमें सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, तो दे आर सोनोरस, है ना। सोनोरस मतलब एक साउंड प्रोड्यूस करता है। जब हम इसको बीट करते हैं तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है, या जब कोई मेटल का कंटेनर नीचे गिरता है तो ये एक बहुत बड़ा साउंड क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं सोनोरिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिजली को कंडक्ट करना। मेटल्स जो होते हैं अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पोअर कंडक्टर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, जो ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, ये एक अच्छा कंडक्टर होता है। किसका, आपका इलेक्ट्रिसिटी का। अब हीट कंडक्शन। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपका सिल्वर, जिसका सिंबल होता है Ag, और सेकंड नंबर पर है आपका कॉपर, है ना। कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, किसका, आपका इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सिल्वर या गोल्ड की वायर क्यों नहीं बनाते हम, कॉपर की वायर क्यों बनाते हैं। भैया कॉपर जो होता है सिल्वर और गोल्ड से क्या होता है, सस्ता होता है, चीप होता है, और सिल्वर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रीसियस होता है। तो यहां पर अगर आप देखिए, अगर आप गोल्ड की, अगर आप देखिए सिल्वर के आप क्या देखते होंगे, ज्यादातर ज्वेलरीज बनती हैं या गोल्ड की भी ज्वेलरीज बनती है, लेकिन कॉपर की कोई ज्वेलरी आपने देखी है, नहीं। तो वो वायर बनाने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है इतना। अब यहां पर हीट कंडक्शन की बात करते हैं। हीट कंडक्शन जो है ना, कि मेटल जो है ना हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ये गुड कंडक्टर हैं आपकी हीट के। एक्सेप्शन है आपका मरकरी और लेड, यहां पर ये लेड है, LEAD, और आपका बिस्मथ, है ना। लेड का फॉर्मूला क्या होता है, Pb। ठीक है, बिस्मथ होता है आपका Bi, क्या होता है, Bi, और मरकरी होता है आपका Hg। क्लियर है।
तो यहां पर आप देखिए ये तीनों मेटल्स जो है ना, ये तीनों मेटल्स क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं हीट कंडक्शन के, मतलब ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस्ट कंडक्टर कौन है, कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है हीट का, तो अगेन मैं बोलूंगा सिल्वर। कौन सा है, सिल्वर, यानी कि Ag, ठीक है, चांदी। अब यहां पर नॉन मेटल्स की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन डायमंड जो है ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। नॉन मेटल की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हीट कौन सा सब्सटेंस कंडक्ट कर सकता है, तो योर आंसर शुड बी डायमंड। सब्सटेंस पूछा, मेटल या नॉन मेटल नहीं पूछा, मेटल या नॉन मेटल को पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन जब एम्फेसाइज करते हुए पूछेगा कि कौन सी मेटल सबसे अच्छा कंडक्टर है हीट का, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, सिल्वर। सिल्वर यहां पर मेटल पूछा है, नॉन मेटल नहीं पूछा है। तो यहां पर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, ठीक है ना, सब सब्सटेंसेस में, सभी पदार्थों में, सभी चीजों में सबसे अच्छा कंडक्ट कौन करता है हीट को, डायमंड। और आपका मेटल्स में कौन है, आपका सिल्वर। क्लियर है, तो सिल्वर इज द राइट आंसर, है ना, मेटल्स के केस में, ठीक है। और सब्सटेंस अगर पूछेगा तो वहां पर डायमंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायमंड 5 गुना ज्यादा हीट कंडक्ट कर सकता है, किससे, सिल्वर से। समझ आया, जबकि वो क्या है, नॉन मेटल है। तो है ना यहां पर बहुत अच्छी बात कि यहां पर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल भी डायमंड है, और सबसे बेस्ट हीट को कंडक्ट करने वाला मटेरियल भी कौन है, डायमंड है। समझ आया ना। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस ना मेल्ट करना शुरू कर देता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसका, एक्सेप्शन है यहां पर गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, क्या होता है, कम होता है। बाकी जो मेटल होती है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट करती है, ठीक है। अब जैसे नॉन मेटल्स का केस अगर हम देखें तो ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। एक्सेप्शन की बात करूं मैं तो डायमंड, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसके क्या होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है। अगली बात करते हैं हम भैया एक्टिविटी 3.3। एक्टिविटी में हमेशा बोलता हूं कि एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की, ठीक है ना, और केमिस्ट्री तो पूरी एक्टिविटीज से ही भरी हुई है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर बनते हैं। ये एक्टिविटी यहां पर ये शो कर रही है कि मेटल्स जो होते हैं ना वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहां पर देखिए एक्टिविटी क्या बोल रही है, एक्टिविटी बोल रही है कि टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, जो भी आपके पास हो, वट एवर यू हैव, चाहे आपके पास एल्यूमिनियम वायर हो चाहे कॉपर वायर हो, किसी को भी ले लीजिए। क्लैंप दिस वायर ऑन अ स्टैंड, एक स्टैंड आपको लेना है, उस पर आपको क्लैंप करना है इस वायर को, ठीक है ना, जोड़ना है, बांधना है इस वायर को। उसके बाद क्या करना है आपको, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। ये वायर की फ्री एंड है, ये फ्री एंड है वायर के, ठीक है। तो इस फ्री एंड पे आपको क्या करना है, वैक्स लगानी है, और वैक्स को टिकाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आपको उस पर एक पिन लगानी है। क्या लगानी है, पिन। ये फ्री एंड ऑफ वायर है, ये वायर का फ्री एंड है, तो इस फ्री एंड पर आपको मोम लगानी है, वैक्स लगानी है, और उस पर एक पिन लगानी है, ठीक है, ताकि वहां पर वो टिक सके। तो वहां पर फिक्स कर दिया आपने। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हीट द वायर विद द स्पिरिट लैंप। ये मेटल की वायर है, चाहे कॉपर बोल लो इसको, चाहे एल्यूमिनियम की वायर बोल लो, जो भी आपके पास हो। इस वायर को आपको हीट करना है, स्पिरिट लैंप इस तरीके से यहां पर आपको जलाना है, बर्नर है। जब इस पर आग जाएगी तो ये मेटल क्या होगी, धीरे 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 क्या होगी भैया, गर्म होगी, धीरे धीरे क्या होगी, गर्म होना शुरू करेगी, ठीक है। जब ये धीरे धीरे गर्म होगी तो इस पर लगी हुई जो वैक्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, नीचे इस तरीके से टपकने लगेगी, मेल्ट करेगी, और इससे जुड़ी हुई जो पिन है ये भी नीचे गिर जाएगी। क्लियर है, क्योंकि इसी के सहारे टिकी हुई है। तो यहां पर यही चीज, यही है ऑब्जर्वेशन आपका कि भैया जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं आपके, किसके, हीट के। अगर वो गुड कंडक्टर नहीं होते भैया तो ये पूरी मेटल की जो वायर है ना ये पूरी गर्म नहीं होती, ये मेटल की जो वायर है ये पूरी गर्म नहीं होती, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नॉट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट, ठीक है। जो मेटल की वायर है उसने मेल्ट किया या नहीं किया, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया भैया,
इस एक्टिविटी से आपको समझ में आया कि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर वैक्स तो पिघल गई, ठीक है, लेकिन यहां पर जो मेटल की वायर है ये मेल्ट नहीं करेगी, ये इतनी आसानी से मेल्ट नहीं करेगी, तो क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है आपका, सिल्वर होता है, और दूसरे नंबर पर कॉपर होता है। लेड और मरकरी जो होता है ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट के, लेड और मरकरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी छोटी सी। उसके बाद है एक्टिविटी 3.6। 3.6 एक्टिविटी ये शो करवा रही है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करना है। यहां पर क्या करना है आपको, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको तैयार करना है। ठीक है, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन, डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। यहां पर देखिए जरा, यहां पर देखिए एक वायर इधर है और एक वायर इधर है आपकी, प्लस टर्मिनल, और एक जुड़ी हुई आपकी माइनस टर्मिनल से, बैटरी के, ये आपकी क्या है, बैटरी है। ठीक है, अब यहां पर खाली जगह है, तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सर्किट है। इस सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए इसको कंप्लीट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो खाली जगह है यहां पर हम किसी मेटल को ना इंसर्ट कर देंगे। अब वो कोई भी कॉपर की वायर हो सकती है, सिल्वर हो सकता है ना, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सैंपल आपने यहां पर जब इंसर्ट किया तो ये बल्ब क्या होने लगता है, ग्लो करने लगता है, लाइट अप करने लगता है। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलता है, यहां पर जब हमने मेटल को लगाया तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मेटल है वो अच्छे कंडक्टर है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। समझ आया। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां पर क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम क्या पढ़ेंगे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम यहां पर भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो समझ आ गई आपको, जितनी आपको जाननी थी उतनी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले मैं दो बेसिक पॉइंट आपको बताता हूं। देखो, एक मेटल है भैया ए और एक मेटल है बी। एक मेटल क्या है, ए, और एक मेटल है बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आसानी से समझ जाओगे अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो। ये मेटल जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। क्या होता है, रूम टेम्परेचर। मतलब ये रूम टेम्परेचर पर भी किसी दूसरे सब्सटेंस से, या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। मेटल ए जो है केवल रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेती है। और मेटल बी जो है इसको अगर मैं हीट करूंगा, मतलब हीटिंग करने पर, इसको जब तक मैं हीट नहीं करूंगा तब तक ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब मुझे बताइए कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव होगी। अब इससे क्या बात समझ में आई कि कोई मेटल जितने ज्यादा लोअर टेम्परेचर पर, जितना ज्यादा लोअर टेम्परेचर पर रिएक्ट कर पा रही है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। वो क्या होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है ना, दूसरी मेटल से जितने ज्यादा लोअर टेम्परेचर पर वो रिएक्ट कर रही है, मतलब उतना जल्दी वो क्या कर रही है, मोर रिएक्टिव मेटल इज इजिली लेस इलेक्ट्रॉन, है ना। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है ना आपकी, वो इजिली क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर लेते हैं। समझ आया, डोनेट कर लेते हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना आपको, बस याद रखना है जितने ज्यादा लोअर टेम्परेचर पर मेटल रिएक्ट कर रही है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अभी मैं आगे एग्जांपल्स बता दूंगा। दूसरा पॉइंट अब याद रखो, आपके पास एक मेटल है ए और दूसरी मेटल है बी। ये एक्स नाम के सब्सटेंस से क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, और ये भी एक्स नाम के सब्सटेंस से क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। मान लो ये एक्स सब्सटेंस ऑक्सीजन है। ठीक है, क्लियर है इतना। जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होने के बाद इसमें हीट जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में
हीट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, और इसमें हीट बहुत कम निकल रही है। तो बताओ कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी? मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव होगी। मतलब क्या है? मतलब ये निकला यहां से, ये कंक्लूड मैं करूंगा इन बातों को, इनका कंक्लूजन क्या निकला कि जो मेटल रिएक्शन करने के बाद ज्यादा हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को रिलीज कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। जो कम प्रोड्यूस कर रही है वो कम रिएक्टिव होगी। समझ आया? तो आगे हम जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, देखो साइंटिस्ट ने कैसे पता किया कि सोडियम सबसे ज्यादा, पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम सबसे लीस्ट, मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। उन्होंने इनको ना अलग अलग सब्सटेंसेस से रिएक्शन करवाई और ऑब्जर्व किया कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। इस तरीके से उन्होंने एक ऑर्डर बनाया कि ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। समझ आया ना? आगे जाकर के हम उसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होते हैं? व्हेन मेटल्स आर बॉन्ड इन एयर दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल्स ऑक्साइड। ठीक है ना? जब मेटल्स को जलाया जाता है एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा कौन? आपका मेटल, तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सिंपल है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो चीज बनती है उसको मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड। समझ आया? ये है आपका सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? सोडियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि इसको रिएक्शन करने के लिए जलाने की जरूरत नहीं है, हीट देने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख दोगे तो ये आग पकड़ सकता है क्या? ये आग पकड़ लेगा। इसीलिए इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं ताकि इस पर आग ना जले। समझ आया ना? इसी तरह से पोटाशियम भी होती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही ये क्या कर लेगी? रिएक्शन कर लेगी। समझ आया? कौन? आपकी सोडियम मेटल। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, जो कि क्या होता है भैया? बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है ना? क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। क्लियर है इतना? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। पोटाशियम, इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लो। पोटाशियम जो है, पोटाशियम मेटल जो है, ये भी क्या कर रही है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है रूम टेम्परेचर पर, और क्या बना रही है? एक बेसिक ऑक्साइड बना रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं? पोटाशियम ऑक्साइड। जैसे आपका, इसके लिए मैं रिएक्शन यहां पर लिख लेता हूं। पोटेशियम है आपका, पोटेशियम का सिंबल होता है कि इसने रिएक्शन करा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा? ऑक्सीजन के साथ। तो इसने क्या बनाया? पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? पोटेशियम ऑक्साइड। बैलेंस है रिएक्शन यहां पर, 2 2 जा 4 पोटेशियम, यहां पर भी 4 पोटेशियम, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। क्लियर है इधर? तो यहां पर देखिए पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब आप कैसे बताओगे भैया कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं बता पाना बहुत मुश्किल है ना, कि भैया सोडियम भी और पोटेशियम भी, दोनों मेटल्स रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ दे रही हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट कर रही है, इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की श्रेणी में आती है। समझ आया? यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है भैया आपके लिए। पोटाशियम एंड सोडियम मेटल्स आर सो रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होती है ये, दैट दे रिएक्ट विगरसली का मतलब बहुत तेजी से ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है? रिएक्शन कर लेती है। दे कैच फायर, आग पकड़ लेती है, स्टार्ट बर्निंग, जलना शुरू कर लेती है, व्हेन कैप्ड ओपन इन द एयर। अगर आप इनको ऐसे ही हवा में छोड़ दोगे ना तो ये इतनी तेजी से उसके साथ रिएक्शन कर लेगी कि जलने लग जाएगी, हीट करने की जरूरत नहीं। तो इनफैक्ट पोटेशियम एंड सोडियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर और यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। ठीक है ना? तो केरोसिन में इसलिए इनको रखा जाता है ताकि ये
एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ही रिएक्शन ना कर ले। इसीलिए सोडियम और पोटाशियम को कहाँ रखा जाता है भैया? कैरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? कैरोसिन में रखा जाता है। क्लियर है इतना? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, लिथियम भी है इसमें एक, लिथियम भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो। लिथियम को भी कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये भी बहुत तेजी से क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। लेकिन आपके सिलेबस में यहां पर पोटेशियम और सोडियम दिया हुआ है, तो यही आपको लिखना है। अगला है आपका दूसरी रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमने बताई, सोडियम और पोटेशियम को रिएक्ट कराया हमने ऑक्सीजन के साथ। अब यहां पर कौन सी मेटल ले रहे हैं हम? मैग्नीशियम मेटल ले रहे हैं भैया। ये तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, जिसको मैंने 1 शॉट में कंप्लीट किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पहली एक्टिविटी आपकी, मैग्नीशियम रिबन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हो और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना रहा है। तो मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या नहीं करेगा? ऑक्सीजन के साथ मतलब इस तरीके से नहीं जलेगा, मतलब ये इस तरीके से जलने नहीं लग जाएगा। हाँ, क्या हो सकता है कि जो मैग्नीशियम है अगर आप उसको ऐसे खुला छोड़ दोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर लग जाएगी, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को आग में जलाने से पहले हम इसको सैंड पेपर से क्या करते हैं? साफ करते हैं। पहले पेपर में सारी चीजें डिस्कस हो रही है, ये रिकैप करा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन एयर गिविंग इंटेंस हीट। लेकिन जब हम इसको एयर में जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्शन करेगा और बहुत ज्यादा हीट और लाइट एनर्जी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। आपने देखा होगा वहां पर व्हाइट डाइजलिंग निकलती है, व्हाइट फ्लेम निकलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये बेसिक ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और ये व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है भैया। ठीक है, व्हाइट फ्लेम, ये आपका चैप्टर नंबर 1 में क्लियर कर रखा है सब चीजें। सिंस हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर आपको मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना है तो हीट बहुत जरूरी है। इट मीन्स मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम और पोटाशियम। भैया जो जितने ज्यादा लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, मैंने पहले ही बताया था आपको बेसिक पॉइंट में, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। अब सोडियम और पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है मैग्नीशियम से? क्योंकि मैग्नीशियम को हीट चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए, हीट चाहिए, तभी तो उससे व्हाइट फ्लेम निकलेगा, है ना, व्हाइट फ्लेम निकलेगा। तो ये लेस रिएक्टिव है, किससे? आपके पोटाशियम और सोडियम से। क्लियर है इतना? चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं भैया। मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं। इनसॉल्युबल मतलब वाटर में अगर आप इनको डालोगे ना तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे, उसमें घुलेंगे नहीं। बट सम ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं गिने चुने, जिनको अगर आप वाटर में डालते हो तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं और एल्कलीज फॉर्म करते हैं। एल्कलीज किसको बोलते हैं? चैप्टर नंबर 2 याद करो, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, 1 शॉट में कंप्लीट कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ा रखा है ना। क्या है एल्कलीज? मतलब ऐसे बेसिस जो पानी में डालने पर डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नॉन एज एल्कलीज। क्या बोलते हैं उनको? एल्कलीज। तो कुछ मेटल ऑक्साइड जब हम उनको वाटर में डालते हैं तो डिसॉल्व करते हैं और एल्कलीज बनाते हैं, मतलब बेस बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, एक एल्कली है। ठीक है, पोटाशियम ऑक्साइड को अगर आप किस में डालोगे? वाटर में डालोगे। वाटर में डालोगे तो ये डिसॉल्व होगा और डिसॉल्व होकर के क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी KOH बनाएगा। ये भी एक क्या है? बेस है भैया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डालोगे उसमें ये डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बनाएगा? MgOH ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये रिएक्शंस इनकम्प्लीट थी, ये मैंने कंप्लीट कर दी। सोडियम ऑक्साइड क्या बना रहा है? उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है।
पोटेशियम ऑक्साइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। आप देख लो मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं भैया? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, एल्यूमिनियम मेटल। पहला हमने कौन सी मेटल पढ़ा था? सोडियम पोटेशियम। दूसरा हमने मैग्नीशियम पढ़ा। तीसरा हम पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब उसको अगर हीट दे करके जलाते हैं, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 बनेगा। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? एम्फ का मतलब होता है बोथ, एम्फ मतलब बोथ, और एम्फोटेरिक मतलब होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज एसिड की हो, कुछ प्रॉपर्टीज बेस की हो, मतलब बोथ, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं आपके, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं भैया? बेसिक होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। यहां पर नोट में मैंने वही चीज लिखी हुई, दो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। ये बेसिक के साथ साथ एसिडिक नेचर भी क्या करेंगे? शो करेंगे। दोज मेटल ऑक्साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में सीधा डेफिनेशन पूछा जाता है एम्फोटेरिक की। दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों नेचर शो कर रहा है उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एल्युमिनियम और जिंक इसका एग्जांपल है जो आपके सिलेबस में है। वैसे बहुत सारी मेटल्स होती हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करती हैं, जैसा आपका टिन भी है ना। तो यहां पर एल्युमिनियम और जिंक जो है ये ऐसी मेटल है जो क्या फॉर्म करती है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करती है। मतलब ऐसे ऑक्साइड फॉर्म करती है जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ये लीजिए एम्फोटेरिक के कुछ एग्जांपल्स, यहां पर दो रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं आपके लिए। पहला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है उसको बना रहा है, और प्लस वाटर। अब आप बताओ जहां पर सॉल्ट और वाटर बन रहा है वो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि एक एम्फोटेरिक है, ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर एक सॉल्ट बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर यानी H2O। तो यहां पर देखिए जरा एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखिए जल्दी से। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब इसका नेचर यहां पर क्या है? बेसिक है, क्योंकि यहां पर ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब है यहां पर ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। और इस वाली रिएक्शन में ये एक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब यहां पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर रहा है। यहां पर एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, यहां पर सोडियम वो बन रहा है, ठीक है ना। यहां पर भी एल्युमिनियम क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका पहली रिएक्शन और नीचे वाली हो गई आपकी दूसरी रिएक्शन। ठीक है, यहां पर देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट जो कि एक सॉल्ट है एंड वाटर। ये देखिए सोडियम एल्यूमिनेट, तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट है। ये सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट है और वाटर इज वाटर। तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर HCl है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेसिक नेचर शो कर रहा है, यहां पर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। दोनों केसेस में सॉल्ट और वाटर यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर है इतना? जिंक मेटल्स, चौथी मेटल हम पढ़ेंगे जिंक मेटल। जिंक जो मेटल होती है ना, इसको जब हम बर्न करते हैं एयर में तो ये, और बर्न भी कैसे करेंगे? इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, इससे पहले हमने एल्युमिनियम से जस्ट पहले हमने कौन सी मेटल पढ़ी थी? मैग्नीशियम पढ़ी थी। अब आप बोलोगे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम कम, क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है, मतलब उससे स्लो ये रिएक्शन होती है, इसीलिए वो लेस रिएक्टिव हो गया। ठीक है,
और कम हीट भी वहां पर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जहां पर कम हीट प्रोड्यूस होगी वो कम रिएक्टिव होगा। जिंक क्या है भैया, जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए इसको भैया, ज्यादा हीट चाहिए, मतलब ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, ज्यादा हीट करने पर ही ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। क्लियर। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पता है जिसका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगली है आपकी आयरन मेटल। क्या है आपकी, आयरन मेटल। अच्छा, यहां पर एम्फोटेरिक, यहां पर मैं जिंक का भी समझा देता हूं, जैसे मैंने इस वाली स्लाइड में आपको एल्युमिनियम का बताया। ठीक है, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड यहां पर बना है जो कि एक एम्फोटेरिक है। अब ये जिंक ऑक्साइड मान लीजिए किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बनाएगा ये, क्या बनाएगा, ये बनाएगा जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और प्लस H2O। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सेम एल्युमिनियम की तरह हो रहा है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्योंकि एक एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जिंक जो है, जिंक क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि यहां पर ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर मैं इसी जिंक ऑक्साइड को एक बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करा देता हूं तो यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर बन जाएगा आपका, ये इधर हो जाएगा Na2ZnO2। ठीक है, Na2ZnO2। तो ये क्या है, सोडियम जिंकेट है। सोडियम जिंकेट एक क्या है, सॉल्ट है। सोडियम जिंकेट इज अ सॉल्ट। ठीक है, और प्लस में वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर चल रहा है। आयरन मेटल की बात करते हैं। आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर, ये एयर में इस तरीके से जलती नहीं है भाई। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट भी कर लोगे ना, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग आयरन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड, आयरन 2 एंड आयरन 3 ऑक्साइड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। 2 यानी वहां पर वैलेंसी 2 होगी, 3 यानी वैलेंसी 3 होगी। ठीक है, यहां पर आपको इतना याद रखना, आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि अ पीस ऑफ आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर। अगर आयरन की एक पीस आपने ली बड़ी सी, ठीक है ना, छोटा सा टुकड़ा आपने आयरन का लिया, तो वो एयर में बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पर आप आयरन फाइलिंग को लेते हैं, आयरन फाइलिंग का मतलब होता है लोहे का बुरादा, चूर्ण, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन, ये विगरसली क्या होंगे, बर्न करेंगे, विगरसली जलेंगे, विगरसली जलेंगे। अगर आप इनको स्प्रिंकल्ड करोगे तो, व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, स्प्रिंकल्ड मतलब इनको इस तरीके से अगर आप आग में छिड़कोगे तो ये बहुत तेजी से चिंगारियां उठेंगी, इनसे स्पार्कर्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर फर्क पड़ जाता है। क्लियर है ना, तो आयरन फाइलिंग्स याद रखना बहुत तेजी से जलती हैं। अगली मेटल है आपकी कॉपर मेटल। कॉपर मेटल जो है ये भी बर्न नहीं करती एयर में, लेकिन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। स्ट्रांगली अगर आप इनको हीट करोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। और ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग मतलब अगर आप इनको बहुत देर तक, बहुत लंबे टाइम तक अगर आप इनको हीट करते रहोगे तो ये एक ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। समझ आया। तो इस तरीके से भैया मेटल्स की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ी है। कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है, ये आपने समझा। अगर वो लोअर टेम्परेचर पर, मतलब लोअर टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। हीट करने पर अगर वो रिएक्ट कर रहा है, एक मेटल है वो हीट करने पर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और एक मेटल है वो स्ट्रॉन्ग हीट करने पर रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होगी, जो केवल हीट करने पर रिएक्ट कर रहा है। अगर उसको ज्यादा हीट चाहिए तो मतलब वो कम रिएक्टिव है।
कम ही हीट पर काम चल रहा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और बिल्कुल भी हीट के बिना ही जैसे सोडियम और पोटेशियम है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली क्या है, रिएक्टिव है। क्लियर इतना। अब यहाँ पर 3 मेटल्स हैं भैया, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। आप नहीं बता पाओगे कि इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव कौन है। भैया कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ना आपका गोल्ड, ना आपका सिल्वर और ना आपका प्लेटिनम, कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती यहाँ पर। गोल्ड, सिल्वर आपके सिलेबस में, प्लेटिनम नहीं दे रखा है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये तीनों मेटल्स जो होती हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। कौन ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है और कौन कम लीस्ट रिएक्टिव है भैया, ये आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये तीनों ही रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की सीरीज में आ जाती है। समझ आया। तो आज की जो क्लास है उसको मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि रोज आने वाले वीडियो लेक्चर्स आप तक पहले पहुँच सके। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।